नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर लीक और 24 लाख परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में। क्या ये पहली घटना है? पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है। बिहार में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इस पर जांच कर रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में भी कदाचित जांच हो रहा होगा, क्योंकि गोधरा का नाम आया है, पटना का नाम आया है। इस जांच का फलाफल क्या होगा, उसके बाद उन विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा, इन प्रश्नों के उत्तर तो भविष्य में ही है। लेकिन आज उससे हटकर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि बेसिकली हिंदुस्तान में, इस देश में क्वेश्चन पेपर लीक, परीक्षाओं के में धांधली, ये हाई स्कूल से बढ़ते बढ़ते यूपीएससी तक चला गया। जितने तरह के भर्ती के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें चला गया। इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक चला गया। कदाचित कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं बचा है कि जो इस तरह के स्कैम से, इस तरह के पेपर लीक से बचा हुआ हो। हम लोग आज एक सामान्य चर्चा रखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके क्या उपाय किए जाएं। क्योंकि ये कॉस्मेटिक एक्सरसाइज है। ये स्कैम हुआ, पुलिस जांच करेगी, कुछ लोगों को पकड़ेगी, जेल चला जाएगा। उसके बाद और स्वाभाविक रूप से जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तो कभी नेट में आएंगे ही नहीं। आपको याद होगा मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, उसके क्या फलाफल हुए, उसमें क्या सुधार किए गए, किन लोगों को सज़ा हुई, किसी को कुछ पता नहीं। इसमें भी कदाचित वैसा ही होगा। अभी तक जो अधिकृत जानकारी उपलब्ध उसके हिसाब से 41 मुकदमे लास्ट 5 वर्ष में हुए हैं, जो 15 राज्यों में विभिन्न एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स इन्वॉल्व थे, जॉब सीकर्स इन्वॉल्व थे, 1 लाख वैकेंसी के अगेंस्ट। तो इस प्रकार से मतलब कितने घोटालों की बात की जाए, कितने क्वेश्चन पेपर लीक की बात की जाए। बिहार में जब आप बात कीजिएगा तो ये इतिहास जाकर के रुकेगा रंजीत डॉन पर। और वो कुख्यात व्यक्ति जिसको संभवतः कोर्ट से भी सजा हुई, न जाने कितने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स उसने बिहार में बना दिए क्वेश्चन पेपर लीक करके। अंततोगत्वा वो कैट, जो आईआईएम्स में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट बोलते हैं उसको, उसके क्वेश्चन पेपर लीक करने के दरमियान वो पकड़ा गया। आज वो एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भी है। मुझे जानकारी नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं। और मज़ेदार बात यह है कि समाज ऐसे लोगों को महिमा मंडित भी करता है। बहरहाल हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि इसमें इस पूरे स्कैम में जो सबसे बड़ा विवाद में आया है वो एनटीए, ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये क्या है और इस तरह के जो क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं इसमें सिस्टेमिक प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, इस पर बात करते हैं। 24 लाख बच्चे एक दिन एग्ज़ाम देते हैं मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। उसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजेस भी हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी। आप लोग को पता है कि रैंक के हिसाब से उन लोग को एडमिशन होता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि देश का इतना बड़ा एग्ज़ाम, देश को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेने पड़ेंगे, सीट्स कम हैं, एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं। इसके लिए भारत सरकार ने एक एजेंसी बनाई और उसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। ये 2017 में बना, नवंबर में, यदि मुझे ठीक से याद है। आप सोच करके देखिए कि इतनी बड़ी जवाबदेही इसको दी गई है एजेंसी को, और इसका गठन कैसे हुआ। यह रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट के तहत मात्र एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, यानी यह न तो कानूनी रूप से यह स्टैट्यूटरी बॉडी है,
और न ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे यूपीएससी बीपीएससी वगैरह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि उसका संविधान में प्रावधान है और स्टेट से फंडेड होता है। तो पहली चीज़ तो देखिए कि कितने हल्के से किन लोगों ने लिया। अब इसमें जो इसके आप देखिएगा गवर्निंग बॉडी में तो एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं यूपीएससी के चेयरमैन और एक आईएएस अधिकारी इसका मेंबर सेक्रेटरी है। न तो इसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न कोई बहुत स्ट्रांग लीगल मैंडेट है। अब पूरे एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया आप सोच करके देखिए, कितने बड़े देश में एक साथ 24 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाना और इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है, ये क्या मजाक है। अब विभिन्न राज्यों में विभिन्न सेंटर्स जो बनाए जाते हैं, तो सेंटर्स बनने का भी प्रक्रिया यही लोग तय करते हैं। अब उसमें भी जो जानकारी मिल रही है कि जो स्कैमस्टर्स हैं, ये जो माफिया लोग हैं, ये सब लोग का धंधा वहीं से शुरू होता है कि पहले एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाए। अब एग्जामिनेशन सेंटर बनाने के लिए पैरवी होती है। अब चूंकि ये कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं, तो ये प्राइवेट मेंबर्स को अलग अलग फील्ड से ये ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त करते हैं, जिसके लिए उसको 1500, 2000 या 4000 रुपया कुछ भी देते हैं। आप सोच करके देखिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को 1500, 2000 रुपया के लिए ऑब्जर्वर बनाया जाए और उसको 10 से 15 लाख रुपया का लोभ मिल जाए, तो आदमी टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है। तो पहली खामी तो यही हुई राष्ट्रीय स्तर पर, सरकार के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, कि इतने बड़े एग्ज़ाम और इतने महत्वपूर्ण बॉडी का निर्माण किया जा रहा था और इसको मैंने आप समझ लीजिए कि एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया गया। यहीं से बात की शुरुआत होती है। क्यों नहीं इसको यूपीएससी की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया, या फिर क्यों नहीं एक्ट बनाकर, पार्लियामेंट में एक्ट बनाकर, स्टैट्यूट बनाकर इसका गठन किया जाता, ताकि इसके पास कुछ लीगल मैंडेट भी होता, इसके पास इसको बजट दिया जाता। अब आप सोच के देखिए, पूरा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इसको जो फीस कलेक्ट करता है बच्चों से, उस फीस से ही एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। तो एक तरह से अगर एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई थी तो कंज्यूमर कोर्ट का भी मामला बन जाएगा। अरे क्या मजाक इस देश में लोगों ने कर दिया है स्टूडेंट्स के साथ। ये क्यों होता है? मैं उसके इन्वेस्टिगेशन में नहीं जा रहा हूं कि कौन दोषी हैं, क्या पकड़ाएंगे, वो सब कुछ होगा नहीं। फाइनली कॉस्मेटिक एक्सरसाइज होगा। इतने मामले इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को गए, वो अभी लॉजिस्टिक्स स्टार्व्ड एजेंसी है, वो कितना क्या कर पाएगा, मैं उसमें नहीं जाता हूं पूरी प्रक्रिया में। थोड़ा सा आइए बात करते हैं कि ऐसी घटनाएं क्यों रही है और हिंदुस्तान जा कहाँ रहा है बेसिकली। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भारत सरकार का जो शिक्षा कितना नेग्लेक्टेड है, इसको समझिए। जस्ट चुनाव हुए, आपको एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा नहीं मिलेगा जहां के मतदाता ने शिक्षा के नाम पर वोट दिया हो। अब सोच के देखिए कि जो देश एमपी को जात के नाम पर और धर्म के नाम पर जिता रहा हो, उस देश में शिक्षा की दुर्गति तो होनी तय है। अब आइए, इस देश में जो इस तरह की चीजें अब ये पनपती जाएगी, ये कॉस्मेटिक एक्सरसाइज से कुछ नहीं। देखिए समस्या कहां है, जड़ में उसको समझने का प्रयास कीजिए। भारत सरकार का बजट लगभग 1,30,35 हजार करोड़ के आसपास एजुकेशन का है। और मजेदार बात है कि इसमें लगभग 85 से 90 करोड़ तो शेष से हम ही से वसूला गया है। अब ये पूरे जीडीपी का कितना परसेंट है वो आप देख सकते हैं। कोई भी डेवलप्ड कंट्री में एजुकेशन का जो बजट होता है ना, वह सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इस देश में जो पब्लिक डोमेन में आंकड़े हैं वो आप इसको देखिए। 15 लाख प्राइमरी स्कूल्स हैं जिसमें लगभग 26 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। इनफैक्ट ये 2-3 साल पुराना आंकड़ा है। और जिसमें 95 लाख टीचर्स बहाल हैं। कई एक राज्यों ने, और बिहार तो उसमें और महान है, जैसे अग्निवीर की बहाली हुई 4 साल के लिए, तो यहाँ भी मैंने एक बार चर्चा की थी कि मदन मोहन झा और नीतीश कुमार जी ने अग्निवीर शिक्षकों की बहाली कर दी, नियोजित शिक्षक। और वहाँ से जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन गर्त में गया, वो आज तक जा रहा है। बेसिकली इस तरह की जो चीज़ें हो रही है हमारे यहाँ ना, हमने पूरा स्कूल एजुकेशन, स्कूल सिस्टम को ही बर्बाद कर दिया। और ये पूरा एजुकेशन
एजुकेशन माफिया के कब्जे में चला गया है। आप आंकड़ों को जरा देखिए। इस देश में अभी कोचिंग इंडस्ट्री लगभग 58 से 60 हजार करोड़ का है। 60 हजार करोड़ का, कई स्टेट का इतना बजट नहीं है। इसको इंडस्ट्री लोग बोलते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री। पटना में ही घूम लीजिए ना, पहले तो वो अशोक राजपथ तक ही सीमित था, महेंद्र तक सीमित था। अब वो कौन सा गली मोहल्ला, चाहे आप मुसल्लापुर हाट चले जाइए, चाहे बोरिंग रोड चले जाइए, चाहे आप कंकड़बाग चले जाइए, राजेंद्र नगर चले, बने बेतरतीब। दूसरे शहर में भागलपुर चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, कोचिंग का मकड़ जाल बना हुआ है। और ये इसलिए पनपा कि हमने सरकारी शिक्षा, सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। और इसमें राज्य के नागरिक भी दोषी हैं। खाली पॉलिटिशियन को क्यों गाली आप दीजिएगा? हम लोगों ने भी बर्बाद किया, क्योंकि हम उस पर वोट ही नहीं देते, उस पर बात ही नहीं करते। पूरा इलेक्शन गुजरा 7 फेज में, किसी ने चर्चा भी की स्कूल की? क्या आपने चर्चा की? अपने आप से पूछिए ना। तो इस देश में 58 हजार करोड़ का इंडस्ट्री है। एक अनुमान के मुताबिक 2028 तक ये लगभग 1.5 लाख करोड़ का इंडस्ट्री हो जाएगा। तो क्या सोच रहे हैं आप कि जहां 1.5 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है, उसमें सरकारी संस्थान को बचने देगा? अरे जो नीट का स्कैम हुआ है, इसमें जो लोग भाषण दे रहे हैं टीवी पर, आप गौर करिएगा, सब कोचिंग चलाने वाला भाषण दे रहा है। माने जो मुदाले है वही जज है। हमने पूरी शिक्षा व्यवस्था को ये प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कोचिंग के सहारे छोड़ दिया है। कोई राजनेता, कोई सरकार, कोई सिविल सोसाइटी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। नकल को रोकने के लिए भारत सरकार ने कानून बनाया, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। लेकिन ये सब चीज कॉस्मेटिक्स है, सारा चीज। मैंने बताया ना कि इतना बड़ा एग्जाम जो एजेंसी कंडक्ट करेगा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको लीगल स्टैट्यूट नहीं है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, उसका कोई अपना बजट नहीं है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। जाके पता कीजिए दिल्ली में कि एनटीए के पास जो ऑफिस है उसमें वो क्या इतना वेल इक्विप्ड है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंसेज, कि वो करा सके एक दिन में? अरे सोच के देखिए ना, जहां 7 फेज में चुनाव होता है, इंटायर सरकारी मशीनरी लगा रहता है, उसमें तो लूफोल्स मिल जाता है। और यहाँ वो कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरे देश में एक दिन में 24 लाख बच्चों का एग्जाम ले रहा है, उसके भविष्य का फैसला कर रहा है। क्या तमाशा है। मैं आज इस पर बहुत बात नहीं करूंगा, लेकिन एक चिंता का विषय क्या है इसको समझिए। कैसे सुधार होगा? सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि ये एक दिन में समस्या हुई नहीं, इसलिए एक दिन में इसका समाधान भी नहीं है। 2 स्तर के समाधान करने होंगे। पहला शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो सरकारें शायद करेगी, इसका तुरंत फिर से री एग्जामिनेशन हो, एनटीए को भंग करिए, एनटीए को एक कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैट्यूटरी बनाइए, उसको एक लीगल स्टेटस दीजिए, पार्लियामेंट में कानून लाइए और कानून ला करके इसको बनाइए, इसको वेल इक्विप्ड कीजिए, जैसे चुनाव आयोग वेल इक्विप्ड है। 543 एमपी और सभी राज्यों के एमएलए को चुनने के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया जा रहा है, आर्टिकल 324 संविधान में बनाए गए, तो क्या इस देश के नौनिहाल, इस देश के बच्चे जो इस देश का भविष्य बनाएंगे, उसके लिए संविधान में संशोधन करके ऐसी बॉडी नहीं बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है और बनाया जाना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म है दोस्तों, आप याद रखिए, जब तक हम इन सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये प्राइवेट शिक्षा माफिया पूरे हिंदुस्तान के भविष्य को बर्बाद करते चले जाएंगे। आप सोच करके देखिए ना, माने गरीब बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे, गार्जियंस उसका खेत बेच के, जमीन बेच के, घर द्वार बेच करके कोचिंग में भेज देता है, इस उम्मीद में
कि उसका बच्चा कुछ कर जाए। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ इतना स्टेक्स हाई का हर चीज़ के लिए एग्ज़ाम है। हम लोगों ने पढ़ाई को सिर्फ एग्ज़ाम से कनेक्ट कर दिया। हम पढ़ रहे हैं इसलिए कि हमको एग्ज़ाम देना है। पूरा वैल्यू सिस्टम खत्म हो गया है। और आप देखिएगा कि सिस्टमेटिकली ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट स्कूल्स है, और हम लोग भी जाने अनजाने, मीडिया वाला भी जाने अनजाने, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रेडिट करने का एक सिस्टमेटिक कैंपेन चलाता है। कभी आपने सुना है कि अमेठी यूनिवर्सिटी में, मैं किसी को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करते हुए, लेकिन जेएनयू की खूब चर्चा होगी। एक जगह कहीं एडमिशन में गड़बड़ी हुई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का धज्जी उड़ा देगा सब लोग। लेकिन कभी सोचा है, कभी कोई चर्चा हुआ है कि पटना में स्कूल में 1-1 लाख रुपया डोनेशन लेता? कभी किसी चैनल ने उठाया है? हर साल उसके किताब बदल दिए जाते हैं, हर साल उसका ड्रेस बदल दिया जाता है, किसी ने चर्चा की है? हम लोग सब लोग डेलिब्रेटली या अनकॉन्शियसली इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हो गए, जाने अनजाने, और हम लोग लगातार सरकारी संस्थाओं का, सरकारी इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रेडिट करते चले जा रहे हैं। मैं अगले की एपिसोड में बात करूंगा कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन और इंडियन डेमोक्रेसी को डिस्क्रेडिट करने का एक कैंपेन चल रहा है। आप सोच करके देखिए ना कि 41 बार कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट के को लेकर के जो पिटीशंस दायर हुए उसको रिजेक्ट किया, फिर बार बार क्यों उठता है? क्यों अमेरिका और ब्रिटेन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति भारत के लोकतंत्र पर आवाज उठाता है? एक बहुत बड़े नेक्सस का हिस्सा है। बहरहाल मैं आज इसी पर सिर्फ बात कर रहा हूं। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लॉ, वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं होगा? क्यों डिसाइड करेगा प्राइवेट स्कूल, क्यों डिसाइड करेगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कि यह किताब चलेगा और यहीं से खरीदिए, यही ड्रेस होगा? दोस्तों, एक चीज जान लीजिए कि हम लोगों ने, और दुर्भाग्य से अगर आप ये सोच करके देखिएगा ना कि दुर्भाग्य से लगभग सारा स्टेट और केंद्र भी, उसकी जो लिस्ट प्रायोरिटी रहती है ना, वो है शिक्षा। और खास करके केंद्र में किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है तो बेचारा बड़ा उदास रहता है कि हमको कौन विभाग दे दिया, चूंकि तो कंकरेंट लिस्ट में है। इसलिए वक्त आ गया है कि सरकारों को जागना होगा। इतने डिस्क्रेडिट होने के बावजूद, इतने कठिनाई के बावजूद, सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हुआ लड़का आज भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों से बेहतर है, कुछ एक अपवाद को छोड़कर बेहतर है। आज भी सरकारी स्कूल में, आज इतने गिरावट के बावजूद, आज भी सरकारी स्कूल में कुछ अपवाद को छोड़ दीजिएगा तब भी टीचर की स्थिति अच्छी है। लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे उसको डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दिया और आम लोगों के जहन में बैठा दिया कि वो प्राइवेट बगल वाला जो स्कूल है, अंग्रेजी स्कूल कथित रूप से, चाहे वो टीने के सेट में क्यों नहीं चल रहा, ओकरे में नाम लिखा देंगे। कहेगा लोग बेटा का अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखा रहे हैं, और पूरी सरकार को कोई मतलब नहीं है। इसलिए समय आ गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिल करके इस पर काम करना होगा। अगर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के एजुकेशन को ठीक नहीं किया, ठीक करने से मेरा मतलब है अच्छे शिक्षकों की बहाली, उसका कैलेंडर इंश्योर करना, शिक्षकों के समय पर जाने की व्यवस्था, परीक्षा की व्यवस्था, और बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर माने अभी भी बहुत वो सेकेंडरी है। हम लोग भी बोरा लेकर के जाके पढ़े, ठीक है, स्थितियां बदली, लेकिन टीचर की संख्या, टीचर की क्वालिटी, टाइम टेबल मेंटेन हो, कैलेंडर मेंटेन हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करिए। ये प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेज और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस सरकारी शिक्षा व्यवस्था के कब्र पर उगी हुई जहरीली घास है।
और जब तक ये घास उगती रहेगी ये समाज यूं ही दूषित होता रहेगा। इसलिए याद रखिए कि ये जो नीट में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, न तो ये पहला है और न तो ये अंतिम है, क्योंकि सवाल और समस्या सिस्टेमिक है। सवाल सिस्टेमिक है। सवाल सिस्टेमिक है। सवाल एक चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए कहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन डिमांड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स। हम लोगों को समय आ गया है कि बहुत मजबूती से इस पर काम करना होगा, समाज को बदलना होगा, और अगर इस शिक्षा को नहीं ठीक किया गया तो स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।